गांव में जाना पड़ता था, खेत में भी जाना पड़ता था कामकाज देखने के लिए। सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। स्कूल में कब तक आप पढ़ाई किए सर, और कैसा माहौल था? 78% था मेरा, पर वो बहुत कम था मेरिट के हिसाब से। मतलब अब तक आप 12वीं तक अपनी लाइफ को लेकर के और एजुकेशन को लेकर आप सीरियस नहीं हो पाए थे? कम संसाधन में काम करने की जो प्रेरणा है जो वो बड़ा कष्टदायक होता था। तो फिर आपकी पहली पोस्टिंग सर और पहली नौकरी कौन सी लगी? यूपीएससी का फॉर्म आया था तो वो भी भर दिया था। तो 20, 22, 24 घंटा कोई तैयारी नहीं होती। आप 4-6 घंटा अच्छे से तैयारी करिए, बट रेगुलर करिए। तो सर क्या सारी नौकरियां एक बड़ा बम्पर ऑफर लेकर के आपके लिए आ गई थी जो लगातार आप प्रयास कर रहे थे? कितनी नौकरियां थी जो आपके दहलीज पर खड़ी थी और आपको चयन करने के पास आपके रास्ते एक थे? सुबह उतर के सीधे रेलवे स्टेशन में ही नहा के एग्ज़ाम हॉल तक जाना। दोस्तों के साथ कोई ऐसी घटनाक्रम जो आपको हमेशा याद कर दिलाती होगी, किसी भी दोस्त का याद आ जाता होगा? सारे दोस्तों के साथ बहुत संघर्ष किए हैं। आप यूपीएससी की तैयारी आपने क्या कभी नहीं की? एक ऐसी फोर्स होती है पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो अपनी असफलताओं से जानते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। एक तो अपनी समस्या बताइए, शेयर करिए, और जहाँ से समाधान हो सकता है उस दिशा में आप प्रयास करिए। जिंदगी के सफ़र में जो संघर्ष करते आगे बढ़ते चले जाता है, वही इंसान एक दिन मुकद्दर का चमकता हुआ सितारा कहता है। नमस्कार, मैं संदीप करिहार बिंदास बोल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर उनके लिए हम कहें कि चमक मांगी नहीं मैंने किसी से, मैं खुद रोशन हूं अपनी रोशनी से। आईपीएस विजय अग्रवाल सर, जो कि आज जांजगीर जिला चांपा में एक एसपी की कमान पर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है बिंदास बोल के इस खास कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर। आज हम आपसे आपके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे आप एक छोटे से गांव से निकल करके एक सफलता के इस मुकाम पर आए हैं। तो चलिए सर, हम शुरुआत करते हैं। जी सर। देखिए, शुरुआत मेरी हुई थी, वो एक बहुत छोटा सा गांव था जो रायपुर के पास ही है, और शुरुआती शिक्षा दीक्षा उसी गांव में हुई थी। जो चनखुरी है गांव, वहाँ के वही उसी के पास ही मेरा भी गांव है, नकपुरा गांव। दोनों का खार एक जैसे ही है। और 5वीं तक शिक्षा होने के बाद फिर मैं रायपुर शहर आया था पढ़ाई के लिए। पिताजी वहाँ किसान नेता भी थे, समाज सेवी भी थे, और साथ ही पत्रकार भी थे। तो वो समाज सेवा में ज़्यादा लगे रहते थे, और मम्मी ने हम लोगों को वहाँ बड़ा किया, और साथ में खेती भी वो करती थी। तो जो भी आज कुछ हूँ सब उन्हीं के वजह से है, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर, आपके पापा जी एक स्थानीय कृषक आंदोलन पे भी शामिल रहे, जन सेवक भी थे, और वो आप पत्रकार भी थे। कैसा उनका स्ट्रगल भरा लाइफ था? कैसे प्रेरणा लेते थे आप अपने पिताजी के इस जीवन से? कि वो ज़्यादातर उनका जो जीवन है वो समाज सेवा में ही बीतता था, और खेती भी करते थे। किसान से जुड़े मुद्दे वो उठाते रहते थे जी, और बड़े पॉजिटिव वे में वो काम करते थे। और काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन था, क्योंकि उस समय सुविधाएं बहुत कम थी जी। और उसके बाद भी वो लगातार किसानों के हक में लगातार लगे रहते थे। साथ ही पत्रकारिता भी करते थे। उनकी अपनी एक न्यूज़ सर्विस थी, जिसके माध्यम से किसान और ग्रामीणों की समस्याओं पे लिखते थे। और उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि उस समय पंजाब केसरी, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, इन सभी में उनके आलेख छपते थे और रेगुलर छपते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो निश्चित रूप से घर में वो एक परिवेश था, वो प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं असर तो ज़रूर पड़ा है। सर, आप कितने भाई बहन हैं और कैसा घर का माहौल रहा शुरुआत के उन दिनों पे? देखिए, हम लोग 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों बहनें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं और दोनों अमेरिका में रहती हैं, वहाँ सेटल्ड है। एक भाई डॉक्टर है, वो डॉक्टरी करता है, अभी हरिद्वार में है वो। और छोटा भाई ओएनजीसी में इंजीनियर है, वो अभी दिल्ली में है। तो एजुकेटेड फैमिली है, संस्कार थे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कर लिए और जहाँ चाहते थे वहाँ सफलता मिली, क्योंकि मेहनत लगातार करते थे और सभी अच्छी जगहों पे आज। सर, आप जब 5वीं
तक की आपने पढ़ाई ग्राम नगपुरा में पूरी की। उसके बाद आपको कब लगा, कैसे लगा कि आपको अब आगे अपनी पढ़ाई करनी है और कहाँ पढ़ना है, कुछ तय किया था क्या सर आपने? देखिए उस समय तो होश उतना था नहीं, गांव में थे तो पूरा समय खेलने कूदने, हाँ तालाब में नहाने में ही बीत जाता था, पेड़ों में घूमने, पेड़ों के ऊपर चढ़ने में, इमली तोड़ने में, आम तोड़ने में, बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ के कूदने में, ये सब में निकल जाता था जी। तो जो एक आम बचपन होता है, मेरा बचपन उससे बिल्कुल अलग नहीं था और मैं बहुत आम बच्चा था, कोई ऐसा कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं था। और उसके बाद जब 8वीं में आए तो मैं तो बहुत देहात का व्यक्ति था, बड़ा घबराहट लगता था कि शहर में कैसे करूँगा। मैं पहली बार स्कूल गया तो उतना बड़ा स्कूल देखा नहीं था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ तो 2 कमरे में 5 कक्षाएँ लगती थी। अच्छा। तो जब बड़े स्कूल में गया तो मुझे तो ये डर लगने लगा कि छुट्टी होने के बाद या इंटरवल होने के बाद मैं अपने रूम को ढूंढ पाऊँगा कि नहीं। पहले तो 15 दिन मुझे बड़ा पसोपेश होता था जी। तो मैं अपनी मम्मी से ये बोलता था कि जब मेरी छुट्टी हो तो आ जाना करके। तो चूँकि मम्मी को भी जी गांव में जाना पड़ता था, खेत में भी जाना पड़ता था कामकाज देखने के लिए, जी। तो शुरू में 2-4 दिन आई, लेकिन फिर उनको भी आना मुश्किल होने लगा। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें व्यवस्थित होने लगी और इस तरह से पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर आप 5वीं के बाद में फिर आप रायपुर पढ़ने लगे। स्कूल में कब तक आप पढ़ाई किए सर, और कैसा माहौल था आपके उस स्कूल का? मैं 5वीं के बाद सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, 5वीं तक भी सरकारी स्कूल था। फिर उसके बाद जो रायपुर में शंकर नगर में BTI स्कूल है जी, वहाँ 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई मैंने की और बहुत सामान्य सा स्टूडेंट था मैं भी, कोई बहुत हाई फाई बिल्कुल नहीं था। 6वीं किसी तरह पास हुआ था, 7वीं जनरल प्रमोशन हुआ। जनरल प्रमोशन? हाँ, जनरल ऐसा प्रमोशन। क्या हुआ था कि जनरल प्रमोशन में आप लोग को? उस साल मुझे याद है 1984 का था और गवर्नमेंट ने सभी जो बोर्ड क्लास है उसके अलावा सभी क्लास को जनरल प्रमोशन दिया था, तो मेरा भी जनरल प्रमोशन हुआ था। और उसके बाद 8वीं की परीक्षा हुई। 8वीं की परीक्षा में ज़रूर मैं क्लास में नंबर 1 आया था, पर 78% था मेरा, पर वो बहुत कम था मेरिट के हिसाब से। जी। बट मुझे लगता है 8वीं में थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि पढ़ाई करना चाहिए। उससे पहले तो बहुत सामान्य सा खेलने कूदने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था और क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। तो अपने दोस्तों के साथ जैसे ही छुट्टी होती थी तो क्रिकेट खेलने निकल जाता था। साइकिल चलाना अच्छा लगता था जी। साइकिल चलाते थे, तो उस समय के यही खेल थे, तो यही सब करते रहते थे। सर लेकिन अब आपको क्या लगता है, जब उस समय आपको जनरल प्रमोशन मिला, हालांकि आप पास हो गए, सबके साथ पास हो गए, लेकिन कोई कसक आपको लगता होगा कि शायद और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि आप तो गांव से आकर के पढ़ाई की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कसक नहीं है। मुझे बचपन का जो एक एंजॉयमेंट रहता है तो वो बिल्कुल लिया और बहुत अच्छे से लिया, उसमें कोई कसक की बात नहीं है। और मैं वो जो जीवन जिया हूँ बहुत अच्छा लगा जीवन। और उसने मुझे एक तो चीज़ ये है कि कम संसाधन में काम करने की जो प्रेरणा है, जो एक गाँव का किसान करता है, एक ग्रामीण करता है, जो हर चीज़ को यूज करने की कोशिश करता है, हर चीज़ को प्रयोग करके उसका कुछ न कुछ सार्थक रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो एक आदत पड़ी। वो सबसे बड़ा योगदान ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, क्योंकि गांव वालों के लिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज निकाल लेते हैं। तो शायद ये चीज़ मुझे गांव से ही सीखने को मिली। सर उस समय पढ़ाई का बहुत महत्व हुआ करता था, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे। जब बोर्ड परीक्षा जब पहली बार आप दिए तो कैसा अनुभव आपका, आपके दोस्तों का उस बोर्ड परीक्षा को लेकर के, कितना उत्साहित थे आप लोग? देखिए, बोर्ड परीक्षा 5वीं की परीक्षा सबसे पहले हुई थी जी। तो मेरे गांव में 5वीं का सेंटर नहीं होता था जी। वो सेंटर चंदखुरी फार्म में था जी। और चूँकि मेरे जो दादाजी थे वो गांव के मालगुजार थे। अच्छा। तो जो स्कूल के टीचर थे, पढ़ाते थे, वो सुबह सुबह 6 बजे घर में आते थे और मुझे अपनी साइकिल के कैरियर में बैठा के ले जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो मुझे एग्ज़ाम ज़्यादा कष्टदायक नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद जब टीचर के साथ आता था तो एक एक क्वेश्चन का जवाब पूछते थे कि इसका क्या बनाए, उसका क्या बनाए, इसका, वो बड़ा तो कष्टदायक उन सवालों का था। जवाब देना थोड़ा हाँ, तो वो बड़ा कष्टदायक होता था। बट उन्होंने फिर एक चीज़ ये भी समझ में आई कि वही चीज़ें थी जो बाद में गणित के प्रति मेरी रुचि का बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि वो गणित पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जी।
और उसी तरीके से फिर चीज़ों के प्रति वो जो रुचि है वो वहाँ से जागी। फिर एक अनुभव आपके साइकिल में बैठ के जाना, गुरुजी के सवालों के जवाब देना। फिर दूसरा बोर्ड परीक्षा जब बीटीआई स्कूल पर हुआ 10वीं में, तब के आलम क्या थे? वो पूरे स्कूल का उत्साह कहाँ पर था? दूसरी जो बोर्ड परीक्षा थी वो मेरी हुई थी 8वीं में। जी ये परीक्षा हुई थी बीटीआई स्कूल में रहते रहते हुई थी। जी 8वीं का जो बोर्ड परीक्षा था, जी तो 8वीं जब जनरल प्रमोशन हुआ उसके बाद जब पहली तिमाही परीक्षा या छमाही परीक्षा हुई थी उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। जी और मेरे ख्याल से 6 सब्जेक्ट होते थे, 6 में 13 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मेरे 17 से कम मार्क्स थे। तो थोड़ा बहुत टीचर ने डांटा था उस समय। उसके बाद से चीज़ें लगी कि नहीं कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मेहनत शुरू की जी और फिर टीचर ने भी काफ़ी कुछ मुझे प्रोत्साहित किया। एक दुबे गुरुजी करके हुआ करते थे, जी उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया भी, गणित वगैरह भी पढ़ाते थे, साइंस भी पढ़ाते थे। तो फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट में मेरी रुचि जागी जी। और फिर किसी तरह करके मेरे 78% मार्क्स 8वीं में आ गए। और फिर 10वीं में सर? उसके बाद मैंने वो चूँकि बीटीआई स्कूल 8वीं तक ही था, पूर्व जी। माध्यमिक था, तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैं सेंट पॉल स्कूल गया। जी सेंट पॉल स्कूल उस समय रायपुर के सबसे अच्छे हिंदी मीडियम के स्कूलों में माना जाता था। तो बड़े मुश्किल से एडमिशन हुआ, एडमिशन टेस्ट वगैरह भी हुआ और उसमें पास करने के बाद मेरा हुआ था। और सेंट पॉल स्कूल बीटीआई से कई गुना बड़ा था। जी तो वो एक जो भय था गांव के बच्चे में, वो भय तब भी रहा। जी और कुल मिला के जो है वो एक बड़े स्कूल और बहुत बड़े कैनवास में फिर जाना पड़ा। सेंट पॉल उस समय सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से था। तो वहाँ भी लगभग 10वीं का एग्ज़ाम था। 10वीं का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ। 10वीं के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद मेरा बहुत अच्छा परसेंट तो नहीं आया था, 81.23% था, लेकिन ये था कि स्कूल में जानने लगे थे कि ये लड़का भी पढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीए बनूं, मैं बीकॉम लेना चाहता था। परंतु घर में ज़्यादातर लोग डॉक्टर इंजीनियर थे और वो सब चाहते थे कि मैं उसी लाइन पे जाऊं। जी। तो उसमें ये हुआ कि समझौता कि मैं बीएससी करूंगा। अच्छा। इसलिए फिर मैंने वहाँ से साइंस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, साइंस लिया मैंने। जी और कॉमर्स या बीए के मतलब आर्ट्स के बजाय मैंने साइंस को लिया था। जी। और फिर साइंस लेके ही मैंने 12th पास किया था। जी। 12th में मेरे स्कूल में 3rd पोजीशन आ गया था। अच्छा। 84%। जी। तो उस समय जब 84% आया तब थोड़ा सा लगा कि अब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मतलब अब तक आप 12वीं तक अपनी लाइफ को लेकर के और एजुकेशन को लेकर आप सीरियस नहीं हो पाए थे? देखिए वो दौर ऐसा था कि एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन तक लोग सीरियस नहीं हो पाते थे कि क्या करना है। जी। तो उस समय तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कैरियर तो बहुत बात की चीज़ थी। जी। सिर्फ पढ़ना है। जी। और मेरा एक चीज़ ये भी था कि जिस समय सेंट पॉल में था तो मुझे एक ऐसा सर्कल मिला जहाँ कंपटीशन बहुत अच्छा था। ख़ास तौर से जैसे वाद विवाद है, जी, क्विजिंग कंपटीशन है, एसे राइटिंग है, तो ये जो चीज़ें हैं मेरी डेवलप होने लगी थी। 10th और 12th के बीच मैं लगभग जनरल नॉलेज के रायपुर के सारे कंपटीशन जीतता था मैं, चाहे वो क्विजिंग हो चाहे रिटर्न हो। वैसी एसे कंपटीशन भी काफ़ी मैं जीता हूँ। डिबेट भी शुरू कर दिया था। तो एक ऐसा था कि स्कूल में जानते थे कि विजय अग्रवाल कौन है। बहुत पॉपुलर तो नहीं था लेकिन जानते थे। उसके बाद जब 12th में 84% आया, स्कूल में 3rd पोजीशन आ गया जी, तो मैं बेसिकली फिर से बीकॉम में जाना चाहता था। मुझे सीए तब भी अट्रैक्ट करता था जी, बट फिर घर वाले फिर से उनका ये था कि नहीं दवा बना। हाँ, पर वो पीईटी पीएमटी दिलवाना चाहते थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं दिया पीईटी पीएमटी। जी, और कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि आप बीएससी करेंगे। जी, तो मैं बीएससी मैथ्स पे चला गया साइंस कॉलेज। जी, उस समय साइंस कॉलेज रायपुर का नंबर 1 कॉलेज था जी, और साइंस एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा कॉलेज था। तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैं साइंस कॉलेज बीएससी करने लगा, बीएससी मैथ्स। तो सर जब कॉलेज पहुँचे तो कभी रैगिंग वगैरह आप कभी शिकार हुए रैगिंग का, या आप ही सीनियर लोग की जूनियरों की रैगिंग? देखिए शुरू में उस समय जो रैगिंग वैगिंग वाला चक्कर था वो साइंस कॉलेज में बहुत कम था। अच्छा। और साइंस कॉलेज में थोड़ा बहुत होता भी रहा होगा तो वो हॉस्टल्स में था। अच्छा। जनरल क्लासरूम में नहीं होता था। जी।
क्योंकि ज़्यादातर आए लोग जो बैठे थे। साइंस कॉलेज में आते जी। थे वो ऐसे लोग रहते थे जो पीटी पीएमटी की तैयारी करना चाहते थे, जी तो उनका ज़्यादा फोकस उस पर ज़्यादा रहता था। रैगिंग वैगिंग में कम ही रहता था। हॉस्टल वगैरह में ज़रूर सुनाई देता था, परंतु कभी मैंने ना तो महसूस किया और जी। ना कभी किसी ने किया। अच्छा। तो वो एक अच्छा समय था साइंस कॉलेज का। उस समय के जो दोस्त बने वो आज तक हैं, सब साथ में हैं। अच्छा जी। सर, आप उसके बाद आपने सपना क्या देखा था? आप क्या सोचे थे कि आपको तो कहा कि आप बताएं कि कॉमर्स आप सीए बनना चाहते थे, लेकिन सच में आप बनने के लिए फिर क्या सोचे? देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी वो बैंक का पीओ, जी मैं वही बनना चाहता था। जी मैंने इसीलिए, क्योंकि मेरा जनरल नॉलेज तो ठीक था ही, जी। मैथ्स ठीक था, इसलिए लॉजिकल और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी ठीक होता था। जी इंग्लिश मैंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था, तो मुझे ये लगता था कि मैं निकालूंगा। हालांकि बैंक पीओ बड़ा कठिन होता था, उसमें ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता था, जी हैं। तो बड़ा मुश्किल जाता था। तो मैंने तैयारी तो बैंक पीओ की ही की थी, और वो तैयारी भी बीएससी के बाद ही की थी मैंने। अच्छा। तैयारी जो है बीएससी में भी मेरा यूनिवर्सिटी में 6th पोजीशन था जी मेरिट लिस्ट में, तो मैंने तैयारी उसका बाद में ही किया था। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था मुझे। तो बीएससी के बाद जब मैंने एमएससी मैथ्स परस्यू किया जी। तो साथ में एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था मैं। अच्छा, तो फिर आपकी पहली पोस्टिंग सर और पहली नौकरी कौन सी लगी, और जब आपकी नौकरी लगी तो आप क्या सोच बनना चाहते थे और क्या बने? मैं बनना तो पीओ ही चाहता था, पर हुआ ये कि बीएससी करने के बाद मैं एमएससी करने लगा था। एमएससी मैथ्स किया, प्रीवियस हो गया पास। उसी बीच मैंने एग्ज़ाम देने शुरू कर दिए थे, एसएससी और बैंकिंग बोर्ड के एग्ज़ाम, एसएसआर हुए, एसएसबी के एग्ज़ाम देने शुरू कर दिए थे। तो सबसे पहले मेरी नौकरी लगी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स की। अच्छा। ये नौकरी लगी 1995 में। ओके, और कहाँ पोस्टिंग हुई थी मेरी सर? पोस्टिंग हुई बिलासपुर। और कब तक आप उस नौकरी में रहे? मैं उस नौकरी में 95 से 96 जनवरी तक था, 5 या 6 जनवरी तक था। उस दौरान मेरी पोस्टिंग बिलासपुर में हुई थी। बट वो नौकरी मुझे कभी, नौकरी लगभग 1 साल किया। संतुष्टि नहीं दी आपको? वो नौकरी संतुष्टिदायक तो थी, लेकिन उस नौकरी में मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, इतना ज़्यादा काम हो जाता था। तो मैंने उसको फिर छोड़ दिया नौकरी को। जी। और उसी बीच एक दूसरा एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा एक डिविजनल अकाउंटेंट में हो गया था सिलेक्शन, वो भी एसएससी का एग्ज़ाम था। जी। तो फिर मैं उसको ज्वाइन कर लिया। उसको ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हालांकि उसका स्केल कम था, जी। लेकिन उसमें 2 साल का प्रोबेशन था। जी। अब वो प्रोबेशन की अवधि मुझे भोपाल में करनी थी। अच्छा। तो मेरे लिए एक अच्छा एडवांटेज ये हो गया कि एक स्थायी रूप से नौकरी की व्यवस्था भी हो गई, और जी। साथ ही कुछ स्टाइपेंड मिल जाता था। जी। तो उससे मेरे भोपाल में रहने और पढ़ाई का खर्चा चल सकता था। जी। तो वहाँ से मैं उस जॉब से इस्तीफ़ा देके कम सैलरी वाले जॉब में मैं चला गया भोपाल। तो भोपाल में मैंने पीओ की तैयारी शुरू कर दी। और सर उस दौरान फिर वो घर वाले नाराज़ नहीं हुए आपके इस फैसले से कि अच्छे खासे नौकरी पर तो पहुंच गए हो, इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट पर पहुंच गए हो? नाराज फिर बहुत वो हुए थे। निर्णय नाराज बहुत हुए थे, बट वो मेरी आदत जानते थे कि इसको जो अच्छा लगता है वही करता है, तो इसलिए ज़्यादातर बोले नहीं वो। अच्छा। नाराज ज़रूर हुए थे, क्योंकि एक बड़े स्केल से छोटे स्केल में जाना हमेशा हर किसी को कन्विंस करना मुश्किल होता है, पर यदि लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा हो तो ठीक है। फिर उसके बाद आप भोपाल गए। भोपाल में आप अपनी पढ़ाई हाँ, वगैरह भोपाल करने लगे। बैठे में सर। भोपाल में लगभग मैं 96 जनवरी में पहुंचा। अच्छा। हाँ, भोपाल में। और वहाँ पे एक विश्वकर्मा नगर छोला नाका करके जगह थी। जी। मैं वहाँ पे छोला नाका में पहले रहने लगा, और वहाँ मैं पढ़ाई करता था, बैंक पीओ की तैयारी करता था। जी। 96 में मैंने पीओ के 2-3 एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे। 96 अक्टूबर नवंबर में एक हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि कोई भी पीओ का एग्ज़ाम आगे नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन था उसको लेकर। उससे ठीक पहले मैंने पीएससी एमपीपीएससी का फॉर्म आया था, तो वो भी भर दिया था। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी एमपीपीएससी जी। स्टेट सर्विस में आने की। अब वो स्टे लग गया था पीओ में, तो मुझे फिर मजबूरी में एमपीपीएससी की तैयारी करनी पड़ी। जी। जब एमपीपीएससी का कोर्स और पेपर देखा तो ये सारे वही चीज़ें थी जो मैं बीएससी में पढ़ा था, एमएससी में पढ़ा था। जी। तो मैंने फिर
वो तैयारी शुरू कर दी। पीओ का भी पैरेलल चलता था, लेकिन 2 घंटा जैसे पीओ है तो 4 घंटा ये। मैं हमेशा इस बात पे मानता हूँ कि कोई भी आप तैयारी करते हैं परीक्षा में तो 20, 22, 24 घंटा कोई तैयारी नहीं होती। आप 4-6 घंटा अच्छे से तैयारी करिए, बट रेगुलर करिए। वाह। तो मैं उस लॉजिक पे काम करता था, तो हो गया फिर। सर फिर उसके बाद आप तैयारी करने लगे, फिर आपको पता भी आपके बारे में चल पाता है कि आप में जिसमें भी ग्रेजुएशन मांगता था आप सारे एग्ज़ाम में प्रतिभागी बन जाते थे, क्या कुछ इस तरीके का भी है? देखिए, वो एक ऐसा दौर था जिसमें मेरी इच्छा ये थी कि जो भी एग्ज़ाम आए भोपाल में हो रहा है जिसका सेंटर, वो सबको दे दूं करके। उसके पीछे एक ये था कि पीओ का एग्ज़ाम हो नहीं रहा था, तो उस रैंक का जो भी, जैसे डबल एओ एक एग्ज़ाम होता था, एक एलआईसी का ऑफिसर का एग्ज़ाम होता था, एक एयर इंडिया का असिस्टेंट फ्लाइट पर्सर का एग्ज़ाम हुआ, ये सारे एग्ज़ाम मैं दिया हूँ, सबको क्लियर किया हूँ मैं। सब क्लियर किए? सब क्लियर किया। तो कि क्या एक आध कोई ऐसा था जिसमें मैं इंटरव्यू में अटक गया। अच्छा। और ज़्यादातर मैंने फाइनल तक क्लियर किया। जैसे स्टेट बैंक पीओ का जब सिलेक्शन हुआ तो 2 बैंकों में मेरा हुआ था। एक एसोसिएट बैंक का हुआ था। पीओ के लिए आप सेलेक्ट हो चुके थे? हाँ, मेरे पास 2 जॉब एट अ टाइम था पीओ का। अच्छा, वाह। मतलब आपने अपनी मंजिल को और लक्ष्य तक आप पहुंच चुके थे। लेकिन जिस समय ये ऑफ़र आया था जॉब का, उस समय ऑलरेडी मेरा एमपीपीएससी में भी डीवाईएसपी में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो फिर एक वो दुविधा थी कि एमपीपीएससी में जो सिलेक्ट हुए उसमें जाएँ कि पीओ में जाएँ। मेरा मन पीओ में जाने का करता था, बट जब लोगों से बातचीत की, जो टीचर पढ़ाए थे, तो वो इसमें बिल्कुल सख्त सहमति नहीं दिए। तो फिर मैंने भी फिर पीएससी से जो सिलेक्शन हुआ था डीवाईएसपी में, उसमें फिर ज्वाइन कर लिया। तो सर क्या सारी नौकरियां एक बड़ा बम्पर ऑफर लेकर के आपके लिए आ गई थी, जो लगातार आप प्रयास कर रहे थे? कितनी नौकरियां थी जो आपके दहलीज पर खड़ी थी और आपको चयन करने के पास आपके रास्ते एक थे? देखिए, नौकरी ऑफर नहीं था, ये सब नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। और वो संघर्ष बड़ा सब्सटेंशियल संघर्ष था, वो ऐसा नहीं कि फ्लूक था, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तासीर अलग होती है। रेलवे बोर्ड का अलग होता है, फिर बैंकिंग भर्ती बोर्ड का अलग होता है, फिर एसएससी का अलग होता है। आपको उस तासीर को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो एग्ज़ाम है उससे कम से कम महीना भर पहले उस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयार होना पड़ता है। और प्लस फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी होते थे, तो इन सब की भी तैयारी होती थी। तो भोपाल जाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि एक सर्कल अच्छा मिला था, तो आपस में डायलॉग बहुत अच्छा हो गया था। हर तरह से लोग आए थे, तो बातचीत अच्छा होता था और थोड़ा सा व्यू ब्रॉड होता था उससे, तो चीज़ें जो है वो आसान हो गई उससे। सर आप में देखा जाता है कि आपके बहुत से लोग, और आपको देख करके भी लोग बोलते हैं कि आप बेहद गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये गंभीरता आप बचपन से ही बनाए रखे हैं सर। हालांकि आप शानदार व्यक्तित्व है और आपका सौम्य व्यवहार है, लोगों के लिए आप हेल्प बहुत करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं, लेकिन गंभीर व्यक्तित्व का बने रहना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी एकदम सामान्य आदमी हूँ। कहीं कोई गंभीर, जहाँ ज़रूरत है गंभीरता की, वहाँ गंभीरता भी ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ, जैसे बाकी सब है, मैं भी बिल्कुल वैसे हूँ। जैसे आपके दोस्त हैं वैसे मेरे भी दोस्त हैं। जी। दोस्तों के साथ कोई ऐसी घटनाक्रम जो आपको हमेशा याद कर दिलाती होगी, किसी भी दोस्त का याद आ जाता होगा, कुछ भी दास्तां? सारे दोस्तों के साथ बहुत संघर्ष किए हैं जी। तो वो संघर्ष जो है ना, वो कभी नहीं भूल सकता आदमी। रात में नागपुर जाना है तो पैसेंजर या जेडी पैसेंजर की ऊपर की सीट पे बैठ के जाते थे, रात भर मच्छर काटता था, तो वो चीज़ कभी नहीं भूल सकते। सुबह उतर के सीधे सीधे रेलवे स्टेशन में ही नहा के एग्ज़ाम हॉल तक जाना, और शाम को परीक्षा होने के बाद फिर आना, और फिर से ट्रेन में बैग लटका के चढ़ना, और फिर सुबह सुबह वापस आना। तो ये चीज़ें संघर्ष के दौर थे, तो वो चीज़ें भूल नहीं सकते। तो क्या आप भी अग्निपथ पर चल के आपने विजय पथ? अग्निपथ नहीं है वो तो, भाई आपको सफल होना है तो ये तो एक रास्ता ही है। अग्निपथ तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत छोटा चीज़ है। कोई भी आदमी अगर सफल होगा तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एक आध बार फ्लूक हो सकता है, पर हमेशा फ्लूक नहीं हो सकता। सर आपका जब डीएसपी पे सिलेक्शन हुआ, कब वो सिलेक्शन हुआ सर? मेरा सिलेक्शन हुआ था 98 में, 98 जुलाई में इसका रिजल्ट आया था। और अच्छा। 98 अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, 26 अक्टूबर 98 को। और उसके बाद आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी? ज्वाइन करने के बाद आपके एक्सपीरियंस क्या कहने लगे? ज्वाइन हम लोग का सागर पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, और वहीं पे हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था।
और ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग एज ए प्रोबेशनर डीएसपी बैतूल में हुई थी। जी 1 साल का प्रोबेशन रहता है ट्रेनिंग का और 1 साल का फील्ड का वो रहता है ट्रेनिंग का, तो दोनों लगभग 2 साल का रहता है। तो वो सारी चीज़ें बैतूल 2001 तक, 2000 लास्ट तक ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद पोस्टिंग हो गई। मेरी पहली पोस्टिंग राज्य का बंटवारा हो गया था, मैंने छत्तीसगढ़ ऑप्ट किया था, तो पुलिस मुख्यालय रायपुर में आमद दिए। जी उसके उपरांत मेरी पहली पोस्टिंग के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था। जी उस समय स्पेशल डीजी साहब थे RLS यादव साहब, उन्होंने जितने छत्तीसगढ़ कैडर में डीएसपी ज्वाइन किए थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले, सबको बुलाया था, इंटरव्यू लिया था और उसके आधार पर मुझे राजभवन के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिए। और बाकी मेरे साथ के जो बैचमेट थे उनमें से कुछ CM साहब के यहाँ सुरक्षा अधिकारी बने, कुछ गृह मंत्री जी के यहाँ बने, तो इस तरह से पोस्टिंग हो गई थी। तो आपका अनुभव राज्यपाल के भवन पे था, तो आपको क्या क्या सीखने को मिला, किस तरह की चुनौतियाँ आपके लिए थी? सुरक्षा अधिकारी होने के नाते आपकी पहली पोस्टिंग भी थी, तो आप प्राथमिकता में क्या क्या रखते थे? देखिए, पहली पोस्टिंग थी, मुझे कोई अनुभव नहीं था राजभवन का। जी और गवर्नर साहब उस समय दिनेश नंदन सहाय साहब थे जी और वो बिहार के पुराने रिटायर्ड डीजी थे जी और वो नियम कानून के बड़े पक्के व्यक्ति थे, बड़े नियमित व्यक्ति थे और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। अनुशासन, खुद भी बड़े अनुशासित रहते थे और बाकी पूरे स्टाफ के बीच अनुशासन, ये सारी चीज़ों के विषय में वो ब्रीफ करते थे। साथ में नई चीज़ों को गढ़ना, ये उनकी बड़ी ख़ास आदत थी कि किसी चीज़ को कैसे सिस्टमेटिक काम करना है, क्योंकि राजभवन नया नया बना था। उस समय जो परंपराएं बननी थी वो पूरे आगे तक चलनी थी, तो उन्होंने उन चीज़ों को बड़ा स्ट्रीमलाइन किया था, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे अन्य ड्यूटीज़ हो, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। बताते वहाँ पे क्या क्या सामान कहाँ रखा है, कैसे चीज़ें व्यवस्थित है, क्या यहाँ पे रखे हैं, वो सब आपको पता होता था? वो कैसे सर, कैसे आप इसको अध्ययन कर पाते थे? देखिए, राजभवन जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं रायपुर के ही रहने वाला था। घर से आने में मुश्किल से 15 मिनट लगता था मुझे, जी तो मेरा ज़्यादा समय राजभवन में बीतता था। तो मुझे पता रहती थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कहाँ से सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। कोई चीज़ अगर होना है, कोई इवेंट होना है, कोई कार्यक्रम होना है, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो चीज़ें पता रहती थी। तो इसलिए उस चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा आसान था, उसके लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त करना आसान था। तो ये चीज़ें राजभवन में रहने से काफ़ी कुछ सीखने को मिली। बताते हैं गमले पर भी आपके ध्यान रहते थे कि कितने गमले कहाँ लगे हैं? ऐसा नहीं है, बट ये है कि कोई भी चीज़ अगर सुरक्षा से जुड़ा है, हाँ अब आप दिन में 10 बार देखेंगे तो पता तो रहेगा ही कि कौन सा गमला कहाँ पे रखा है। अगर कोई टूट गया, कुछ हो गया, तो वो पता तो लग ही जाता है। अच्छा सर, अब तक आप DSP बन करके आप राजभवन के सुरक्षा अधिकारी तो बन गए, लेकिन आप तब तक बैचलर थे और शादी की शुरुआत आपकी कब शुरू हुई सर? मेरी शादी 2003 में हुई थी, जब मेरी पोस्टिंग राजभवन के बाद जशपुर में हुई थी। जशपुर के बाद फिर मैं जांजगीर आया था, तो जांजगीर में ही मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और शादी रायपुर में हुई थी, रायपुर से मेरी शादी हुई थी। आपकी शादी की क्या केमिस्ट्री है सर? देखिए, जो मेरी वाइफ है वो हाउसवाइफ है और वो भी रायपुर की रहने वाली है, और हम दोनों एक दूसरे से परिचित थे पुराने। जी और हम लोग का परिवार भी एक दूसरे को जानता था। दोनों छत्तीसगढ़ी परिवार है और दोनों कृषक परिवार है। उनके पिताजी डॉक्टर भी थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तिल्दा नेवरा में पोस्टेड थे वो, जी और RMO थे। तो परिचय था हम लोग का। फिर घर वालों की सहमति से ही शादी हुई, अरेंज मैरिज थी। बहुत अच्छे से शादी हुई और तब से हम लोग बहुत अच्छे से हैं। तो आज आपकी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल तो हो चुके हैं, लेकिन आप पहली बार कब देखे भाभी जैसे? मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। मैं इनफैक्ट जब 6वीं 7वीं में था तब से उनको जानता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बट कभी आपको लगा नहीं होगा कि उन्हीं से शादी करनी है, या फिर एक समय के बाद लगा? देखिए, ये मुलाकात होती थी और जब शादी होनी थी तो शादी भी हो गई। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो मुझे मिली, क्योंकि बहुत ही वो मैच्योर है, जी बहुत गंभीर है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है।
संभवतः मेरे से ज़्यादा समझदार वो है और वो चीज़ों को, रिश्तों को मेरे से ज़्यादा बेहतर निभाती है। अच्छा। क्योंकि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी फैमिली जो है वो समझदार हो, क्योंकि हम लोग की जो मुश्किलें होती है, हम लोग की जो समस्याएं होती है, वो अगर समझदार वाइफ ना रहे तो फिर कई बार मुश्किलें हो जाती हैं। जी। बट वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती हैं और बहुत अच्छे से संभालती हैं। तो उसकी वजह से मैं बहुत फ्री होकर नौकरी कर पाता हूँ। बाकी सारी चीज़ों को, रिश्तेदार, घर, परिवार, वो सब वो संभालती है। तो सर 20 साल तो आप लोग की शादी होकर आपने अनुभव ही बता दिया कि ऐसा है। एक बिटिया भी है आपकी, है क्या नाम है बिटिया का? मेरी बच्ची है, वसुंधरा नाम है उसका, और वो अभी 12th में है और वो भी तैयारी कर रही है जी। और वो भी नीट वगैरह की तैयारी कर रही है। सर आप अमूमन बहुत से जगहों पर आपकी पोस्टिंग रही, जसपुर है, जांजगीर है, बिलासपुर है, मानपुर है, रायपुर है, बहुत जगह पे ड्यूटी आपकी रही है। टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं सर आप? देखिए, मेरी आदत थोड़ी सी इस मामले में ख़राब रही है और इसीलिए मैं आपको बताया कि फैमिली का समझदार होना बहुत ज़रूरी है, वाइफ का समझदार होना ज़रूरी है। इस मामले में बहुत लकी रहा। मैं जिस ढंग से ड्यूटी करता हूँ, बहुत कम समय उनको दे पाता हूँ, फैमिली को बहुत ही कम समय दे पाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा श्रेय उनको जाता है। जी। सर आप पुलिस अधिकारी बनना नहीं चाहते थे, आपके सपने पीओ बनने के थे। आप पीओ तो नहीं बन पाए, आज पुलिस अधिकारी में एक आईपीएस पर आप पहुंच चुके हैं। कितने आप खुद को अब परफेक्ट मानते हैं सर? और गुरु जो उस समय जो आपको गाइड किए थे कि नहीं ये चुनाव आपका सही होगा, उसके संदर्भ में? परफेक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ मैं। जी। इवन मेरा जो कांस्टेबल होता है, अगर कोई अच्छी बात बता देता है तो मुझे उससे ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार चीज़ें आप नीचे वालों से जो सीखते हैं वो बहुत ज़मीनी होती है, बहुत काम की चीज़ें होती है। कई बार कोई बाबू ऐसी चीज़ बता देता है जो बहुत काम की होती है। तो आप वो लर्निंग वाला प्रोसेस हमेशा शुरू रखेंगे तो हमेशा आपको चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी ज़िंदगी में। तो मैंने हमेशा ये मूल मंत्र अपनाया है और बाकी थोड़ा बहुत अध्ययन से समझ आ जाता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में वो एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। सर आप चुनौती और संघर्ष आपका पीछा लगातार करते रहती है। आपकी एज ए एसपी के तौर पे आपकी पोस्टिंग जसपुर हुई सर। जसपुर में भी चुनौती संघर्ष आपके सामने पीछे चल के आ गई, उस चुनौती से आपने कैसे निपटा सर? देखिए, गवर्नमेंट हम लोग को पे करती है जनता की सेवा के लिए और क्राइसिस मैनेज करने के लिए। जी। अगर दुनिया में अपराध ना हो, दुनिया में सब जगह शांति हो, तो शायद पुलिस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितना अब पड़ती है। जी। तो जिन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट हमको पे करती है, चाहे वो क्राइसिस मैनेज करने के लिए या पब्लिक को सर्व करने के लिए, अगर वो हम लोग करते हैं तो वो कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो करना ही है। हमको गवर्नमेंट उसी के लिए पे करती है। वो क्राइसिस को मैनेज करना है, आपदा को प्रबंधित करना है। कोई समस्या है तो उसका निदान करना है, चाहे जैसे भी हो। गवर्नमेंट हमको उसी के लिए पे करती है। तो वो कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है और ये प्रोफेशनल जो लाइफ है उसका सबसे अहम हिस्सा है। जिस दिन ये लगेगा कि पुलिसिंग जो है बोझिल है या फिर ये झंझट लगेगा ना, तो उस दिन फिर आदमी को इस नौकरी भी झंझट लगने लगती है। बट यदि आप उसको अपने प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल समझेंगे तो फिर वो कभी आपको वो नहीं करेगी। इनफैक्ट वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का एक वो बन जाता है, एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। तो वही चीज़ है, उसमें कोई। उसके बाद फिर सर आप जसपुर के बाद आप जांजगीर पहुँचे, तो जांजगीर में राहुल का रेस्क्यू, आपका डेडिकेशन हम लोगों ने देखा, वो कैसे आपके लिए ये कितना यादगार है? आपकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी उस रेस्क्यू को सक्सेस करने के लिए। उस रेस्क्यू में आप सब साथ में थे, आपने देखा, और वो सारी चीज़ें, इवन जैसे तबीयत ख़राब भी हो गई, गर्मी थी और उमस टाइप का था, तो तबीयत ख़राब होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट उस पूरे ऑपरेशन में कभी ये नहीं लगा कि हम लोग असफल हो जाएंगे। 5 दिन तक, 104 घंटे तक, ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम लोग कभी ये नहीं लगा कि हम लोग
शायद ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चीज़ कभी नहीं लगा। और यही एक कारण था कि ये सब होने के बाद भी बड़ा संतुष्टि का भाव लगता है कि आज राहुल हम लोग के सामने जीवित बचा है और हंसता खेलता है। सर, चट्टानों ने रास्ता रोका, उसकी माँ लगातार आप लोगों से मुलाकात करके अपनी गुहार लगाती थी। उसकी भावुक मन को देखकर आप कितने भावुक हो जाते थे कि जब सारे हम चाल चलते जाते थे, कोशिशें करते आते थे, लेकिन हर कोशिशों के सामने चट्टान हमारे सामने खड़ी होती थी। देखिए, हम लोग भी इंसान ही हैं, चाहे प्रशासन में हैं आज, लेकिन उसी समाज के उसी हिस्से से आए हैं, उनके मनोभाव को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रशासन में हमेशा सफलता मिले ये भी ज़रूरी नहीं है, परंतु एक चीज़ जो आपके हाथ में है वो है ईमानदार कोशिश करना। जी। तत्कालीन कलेक्टर साहब शुक्ला साहब थे और उनके साथ में हम लोग भी थे। किसी भी क्षण हम लोग को ये नहीं लगा कि हम लोग थक गए हैं या फिर कोई चीज़ जो हम लोग के बस में है और हम लोग नहीं किए, ये चीज़ कभी नहीं हुआ। महसूस नहीं हुआ। और अगर वो कोई नया चीज़ पता लगता था रात में, तो सुबह तक वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हो जाती थी, चाहे मशीन हो, चाहे आदमी हो, चाहे स्किल हो, हर चीज़ के मामले में। तो वो एक सबसे बड़ा जो मोटिवेटिंग फैक्टर था, उसका राहुल का जो मूवमेंट दिखता था, राहुल की जो बातें आवाज़ आती थी, वो चीज़ें सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर था। और उसकी वजह से ये ऑपरेशन भले 105 घंटे का था, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि हम असफल होंगे। तो सर, आप एक राज्य की सेवा करते करते आप एक IPS भी अवार्ड हुए। वो IPS अवार्ड कब हुए सर? और इसके साथ ही आपको राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित होने का अवसर मिला, तो कौन से सम्मान से आप सम्मानित हुए सर? 2018 में 6 अक्टूबर को मुझे भारतीय पुलिस सेवा में प्रमोशन हुआ था, राज्य सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में, और लगभग 20 साल के सेवा के बाद ये प्रमोशन हुआ था। और ये नॉर्मल कोर्स है, अगर रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा तो हो ही जाता है। और आदमी जब अपने सर्विस लाइफ का सफ़र शुरू करता है तो ये सब माइलस्टोन है, चलते रहता है। इसको लेके बहुत कोई उपलब्धि जैसी चीज़ नहीं है, ये तो हो ही जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को वो काम करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिलती है। और यदि आपको खुशी पब्लिक के सर्विस से या फिर उनके वेलबींग से मिलती है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सर, आप लगातार MPPSC की तैयारी करने लगे, आप PO की तैयारी करने लगे, आप UPSC की तैयारी आपने क्या कभी नहीं की? मैं अपने आप को कभी भी UPSC के योग्य समझा ही नहीं। उस समय जितने लोग का सिलेक्शन होता था, मैं उनके इंटरव्यू और बाकी चीज़ें देखता था, तो मुझे हमेशा ये लगता था एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाऊँगा। मैं 2 बार फॉर्म भरा, लेकिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फॉर्म भी जमा कर दिया आप? 2 फॉर्म बार जमा कर दिया, मेरा प्रवेश पत्र आ गया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाया कभी भी। तो मैं उसको अपने योग्य, मतलब उस एग्ज़ाम के योग्य मैं अपने आप को कभी नहीं समझा। और शायद इसी वजह से स्टेट सर्विस में दिया तो एक बार में हो गया। लेकिन अगर आप कोशिश अगर आप करते तो शायद अगर बेहतर परिणाम होते, लेकिन आपने हिम्मत ही नहीं जुटाया। लेकिन सर, जब फॉर्म जब लिए होंगे, प्रवेश पत्र आया होगा, तो एक बार तो आपके मन आपसे बात किया होगा, एक बार कोशिश करनी चाहिए। उसमें मन के बात करने के बजाय ये था कि बाकी लोग फॉर्म भर रहे हैं तो मैं भी भर देता हूँ, ये चीज़ ज़्यादा थी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लियर कर सकूँ। राइट सर। क्योंकि हम लोग उस माहौल में रहते थे कि 8-10 दोस्त सब साथ में तैयारी करते थे, सब भरते थे फॉर्म। जी। तो सब भर रहे हैं तो मैं भी भर दिया, ऐसा टाइप का था। उसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई सोच नहीं थी। और मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं UPSC क्रैक कर पाऊँगा, तो इसलिए कभी दिया ही नहीं। आप अपने दोस्तों के बीच विज्जू भाई के नाम से मशहूर हैं, कितना प्रेम लगता है जब कोई आपको विज्जू भाई कह के पुकारे? देखिए, बैचमेट हैं जो साथ में ट्रेनिंग किए थे पुलिस एकेडमी में, या फिर साइंस कॉलेज के जो साथ में वाले या स्कूल में पढ़ने वाले, सभी इसी नाम से जानते हैं। लेकिन उनको जो अच्छा लगता है बोलते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सर, आपको श्वान से बहुत प्यार है, आप श्वान को लेकर के बहुत आपकी देखते हैं, फ़ोटोज़ भी आपके रहते हैं, आप उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और दूसरे राज्यों से श्वान को बुलाया जाता था, लेकिन आपने ऐसा प्रशिक्षण का शुरुआत की एकेडमिक रहने के दौरान कि छत्तीसगढ़ में ही अब ऐसे श्वान जो काफ़ी माहिर हैं।
देखिए, पुलिस ट्रेनिंग के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं। उसमें एक एस्पेक्ट होता है कि जिसमें आप पुलिस की जो एंसिलरी सर्विसेज हैं उसको आप इम्प्रूव करें। जब मैं बटालियन में कमांडेंट के रूप में पोस्टेड था तो वहाँ वो डॉग का एक नोडल यूनिट था। तो उस नोडल यूनिट में डॉग की ट्रेनिंग होती थी, पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के सहयोग से, विशेष रूप से विज साहब के प्रेरणा से, हम लोगों ने फिर वहाँ पे डॉग की ब्रीडिंग शुरू की। और डॉग की ब्रीडिंग, जुनेजा साहब भी उस समय एडीजी थे, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को प्रोत्साहित किया। तो ब्रीडिंग करने के साथ साथ फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग और फिर बाकी चीज़ें शुरू कर दी। तो वो एक अच्छा प्रयोग था और उसके लिए पुलिस मुख्यालय ने पूरा सहयोग दिया। तो जो हम लोग हैदराबाद से पप्स खरीद के लाते थे, उससे बेहतर पप्स हम लोगों ने वहाँ ब्रीडिंग कराया, उसका ब्लड लाइन देख के। और फिर आज वो जो डॉग थे वो ब्रीडिंग करने के बाद उनका ग्रूमिंग हुआ 3 महीने का, उसके बाद फिर 9 महीने ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उनका पासिंग आउट हुआ। आज वो जो बच्चे हैं वो सारे ज़िलों में कोई स्निफ़र का काम कर रहे हैं, कोई ट्रैकर का काम कर रहा है, कोई रेस्क्यू डॉग का काम कर रहा है। तो वो एक संतुष्टिदायक जो चीज़ें हैं वो उनमें से एक वो भी है। तो आपकी संतुष्टि ने एक राज्य को एक बेहतर श्वान की टीम एक दे दी है। श्वान, जब मैं बचपन में था तब भी श्वान मेरे घर में रहता था, डॉग रहता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वैसे ही रायपुर में था तो घर में गाय भी थी। तो आज भी है? अभी तो नहीं है, जब मम्मी थी तब ज़रूर थी जी। तो मेरा जानवरों से बड़ा लगाव रहता है। वो आपकी भावों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और श्वान यूनिट में जब मैं गया तो चीज़ों को पहले से भी ठीक थी और थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश की तो उसका रिज़ल्ट अच्छा है। सर, आप जैसे कि बहुत से ज़िलों में रहे हैं, कुछ ख़ास यादगार आपके मोमेंट उन ज़िलों को लेकर के, क्योंकि आप जब जहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा आपके जो माथा जो कर्मी हैं वो भी सोचते हैं कि सर कहीं अचानक निरीक्षण पे ना निकल जाए, या कोई ऐसा कॉपी कुछ ना हो, कुछ लिखा पढ़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जिसे आप बारीकी से पकड़ लेते हैं। देखिए, पुलिस जो है ना वो बाकी सर्विस से बड़ा अलग है। उसको आप सिर्फ नौकरी टाइप का नहीं देख सकते। वे बेसिकली एक सर्विस है जो आप पब्लिक को देते हैं और उससे जो लोगों को राहत आप पहुंचा सकते हैं ना, वो करोड़ों रुपए के मिलने से भी लोगों को राहत नहीं मिलती जितना आप राहत उनको दिला सकते हैं। सोचिए, किसी के परिवार में यदि मर्डर हुआ है, अगर आप उसके खूनी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो उनके अंदर जो एक वो रहता है, एक उनके अंदर जो भाव रहता है, उनके अंदर जो एक संतुष्टि का भाव आता है डिटेक्शन के बाद, उसका कोई मोल नहीं है। और अगर डिटेक्ट नहीं होता है तो एक जो पूरे प्रशासन के प्रति, न सिर्फ पुलिस के प्रति, एक जो विक्षोभ आता है, एक जो तिरस्कार का भाव आता है, आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। तो पुलिस जो है ना, वो हम लोग एक ऐसी फोर्स होती है, पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो अपनी असफलताओं से जानते हैं। लोग उनको, एजेंसी की असफलता जब होती है तब याद आता है कि नहीं, ये पुलिस की असफलता है। सफल हो जाएंगे तो फिर कभी लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सर, आज की पुलिसिंग को आप किस पैमाने पर देखते हैं? क्योंकि आज भी एक तरफ युवा एक अलग राह पर चल पड़ा है, दूसरा शिकायतों की बौछार चली आ रही है, तीसरा क्राइम रेट्स वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर किस दिशा में बेहतर पुलिसिंग को लेकर काम करना चाहिए, या पुलिसिंग किस स्तर पर हो रही है अभी? पुलिसिंग की अच्छी, अभी छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग का स्तर काफ़ी अच्छा है। बाकी प्रदेशों में भी धीरे धीरे जैसे जैसे इक्विपमेंट पहुंच रहे हैं, बाकी चीज़ें भी पहुंच रही हैं, तो चीज़ें निश्चित रूप से इम्प्रूव हो रही है। और अब जो ज़माना है वो विशेषज्ञता का ज़माना है। आप हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते, क्योंकि आपका जो जिन लोगों से वास्ता है वो व्यक्ति न सिर्फ धन बल में, बल्कि वो एक पूरी टीम लेके काम करता है जिसमें एक से एक एक्सपर्ट बैठे हैं जी। तो आपको यदि ऐसे व्यक्तियों को डिटेक्ट करना है, ऐसे व्यक्तियों पे वो करना है, तो आपको भी अपने बीच के लोगों से विशेषज्ञ तैयार करने पड़ेंगे। तो आज का ज़माना विशेषज्ञता का है। दूसरा, आपको लोगों को
खुद ट्रेन करना पड़ेगा। कोई आपको जी। बाहर से कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको लोगों को खुद ट्रेन करना पड़ेगा। नहीं तो ये है कि आप इस पूरे उसमें पीछे पड़ जाएंगे, पूरी जो चाल है उसमें पीछे पड़ जाएंगे। हम लोग ट्रेनिंग में बहुत कम ध्यान देते हैं और ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते, जबकि होना ये चाहिए, ट्रेनिंग को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर निकाल सकते हैं। जी। तो इवन जिलों में भी मैं कोशिश करता हूँ कि स्टाफ ट्रेंड हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, चीज़ों के विषय में ज्ञान हो और उनको ब्रीफिंग अच्छे से हो, तो फिर एक छोटा सा कर्मचारी भी बहुत बढ़िया काम करता है। और जी सर, ये कई बार होता है कि प्रार्थियों से धन्यवाद ना लेने के लिए बस काम नहीं करना चाहिए। कुछ आप इस बात को भी दोहराते हैं कि जो भी आए तुरंत उनका निराकरण कर दिया जाए। मैंने आपको बताया ना कि पुलिसिंग से जुड़ी जो समस्याएं होती है, जो कंप्लेनेंट आता है जी। उसकी संतुष्टि इसी बात पे होती है कि पुलिस कितना फास्ट रिएक्ट करती है। और यदि समस्या पे रिएक्शन फास्ट हो जाता है तो ये मान लीजिए कि 30 to 40% हीलिंग वहीं पे हो जाती है। हम लोग इसी में फेल खाते हैं। कोई भी चीज़ आता है, आप उसको उसका रिस्पांस टाइम जो है, जब तक हम लोग इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो इम्पैक्ट पुलिस का दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। अच्छा सर, ख़ास तौर पे भी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो अपनी उम्मीदों को बहुत जल्दी हार जाते हैं। कोई सुसाइड नोट लिख जाता है, कोई सॉरी घर वालों, मुझसे मैं नहीं स्ट्रगल कर पाया। इन सब चीज़ों के लिए क्या आप ज्ञान देना चाहेंगे सर? एक ही चीज़ है, आपको वर्स्ट पोजीशन ना पहले से दिमाग में सोच के रखना चाहिए। जी। एक ही तरीका है। जब कभी भी मैं तैयारी भी करता था तो मुझे कई बार लगता था कि हो सकता है मेरा नौकरी में ना हो, तो फिर यही दिमाग में आता था मेरे को ड्राइविंग आता है, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, कुछ तो कमा ही लूँगा। खेती थी, खेती कर सकता था। तो आदमी को वर्स्ट कंडीशन अगर नहीं भी होता है तो मैं क्या विकल्प में कर सकता हूँ, ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। हमारे लोग क्या है कि वो तैयारी 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 करते करते पूरी उम्र निकाल देते हैं, और जब तैयारी में नहीं होता है तो मेहनत करने में उनको शर्म आती है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप हाथ से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो कभी भी आपको असफलता भी कम मिलेगी, और अगर मिलती भी है आप हमेशा अपने आप को तैयार रखेंगे चीज़ों को करने के लिए। सर, आप कितने साल संघर्ष किए सर अपने पढ़ाई को लेकर के? आप ऐसे अगर सालों में ही अगर हम बस जाने। देखिए, मैं तो एमएससी प्रीवियस किया था, उसके बाद तो मेरी नौकरी लग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो दौर संघर्ष का नहीं था। संघर्ष तो शुरू से, और उसके बाद नौकरी लगने के बाद भी एक अलग तरह का संघर्ष रहता है। तो संघर्ष तो लाइफ का एक साइकिल है, एक हिस्सा रहता है, और उसको लेके कोई एक्सेप्शनल चीज़ मैंने की ऐसा बिल्कुल नहीं हो। सबको करना है। जो संघर्ष नहीं किया वो तो वहीं पे रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। संघर्ष तो लाइफ का एक हिस्सा होता है, और आप जब तक वो नहीं करेंगे तब तक एक अदने कद के रहेंगे। थोड़ा सा ऊंचा अगर आप जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सर, जब एक तय करने की एक उम्र होती है कि मुझे अब ये करना है, कौन से उम्र में जो गाइड नहीं मिल पाता? जैसे आप बता रहे थे कि मुझे बीकॉम करना था लेकिन मुझे बीएससी करना पड़ गया, वो उम्र कब तय करनी चाहिए? बीकॉम की जगह जो बीएससी किया वो एक जिद थी। जी। जिद इसलिए थी कि मैं सीए करना चाहता, सीए के लिए बीकॉम करना है, तो वो एक जिद थी। हालांकि घर वालों के सलाह पे, मशवरे पे मैंने बीएससी भी किया। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय वो उम्र, नॉर्मली ग्रेजुएशन करते समय चीज़ें समझ आती थी। अब बच्चे ज़्यादा परिपक्व हो गए, उनके पास चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती है। तो अब तो 9वीं 10वीं 8वीं के बाद बच्चे को समझ आता है कि मुझे किस दिशा में जाना है। वो उसको नीट का है, मेडिकल में तो नीट की तैयारी करता है, नहीं तो आईआईटी करता है, नहीं तो कोई और सेक्टर में जाता है। तो पहले वो चीज़ें ग्रेजुएशन के समय होती है, लेकिन अब 8वीं के बाद से चीज़ें होने लगती है। सर, अब आप आईपीएस भी हैं, तो आपसे एक आखिरी सवाल, पुलिस से संदर्भित सवाल ही है कि आपने छात्रों के लाइफ में तो बता दिया वो चीज़ें, लेकिन आजकल पुलिस के भी कई ऐसे जवान हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो खुद को ही अपना जीवन अध्याय समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे चीज़ जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, आपके भी विभाग में कई तरह के निर्देश और आदेश मिले हैं,
उसको आप कैसे देखते हैं सर? ये आपका आखिरी सवाल था। देखिए, नौकरी ना कभी भी अपनी इच्छा से नहीं होती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको नियम कानून अनुशासन के तहत रहना पड़ता है। तो जब आप सेवा ज्वाइन करते हैं सेवा में, तो उसी समय उस चीज़ को मेंटल मेकअप तैयार रखना चाहिए कि मुझे इन परिस्थितियों में काम करना है। दूसरी बात, कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, आप सोचते हैं कि आपके जीवन में इतनी समस्या है जी। आप ये मान लीजिए उससे की कई ज़्यादा समस्या कई लोगों के जीवन में है, उसके बाद भी वो खुश रहते हैं। तो कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में इतनी समस्या मैं से उबर नहीं पाऊंगा। आप उन लोगों को देखिए जिनके जीवन में उससे कई गुना ज़्यादा समस्या है, जो दिव्यांग होते हुए बहुत ऊंचाई तक हासिल किए। तो मेरा मानना है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। एक तो अपनी समस्या बताइए, शेयर करिए, और जहाँ से समाधान हो सकता है उस दिशा में आप प्रयास करिए। बहुत बड़े ईगो पाल के रखना या बहुत बड़े सिद्धांतवादी बन के रहने में भी आपको कई बार दिक्कतें होती है। प्रैक्टिकल बनिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो प्रैक्टिकल बनिए, ज़्यादा अच्छा है। बात करने से बात बनती है। कभी किसी चीज़ को जिद नहीं, उसका समाधान की ओर रास्ता बढ़ाना चाहिए। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और इस जीवन को हमको आनंद के साथ जीना है। यही विजय अग्रवाल सर के एक संदेश है युवाओं के लिए और पुलिस के अधिकारियों के लिए, जो बहुत कम समय पे ही अपने लिए कुछ गलत निर्णय उठा लेते हैं। अगर आप अपने सपनों को बड़ा देखना चाहते हैं तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए और ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो वाकई में सकारात्मक विचारधारा को लेकर के इस जीवन यात्रा को एक नया अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय अग्रवाल सर, आपने बिंदास बोल कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे इस इंटरव्यू को खास बनाने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।